जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हमारा YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग रसायन विज्ञान देख रहे हैं, हम लोगों ने अभी तक एक चैप्टर देख लिया है जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखे हैं। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर देखेंगे जो कि अपने में बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण और किसी भी एग्जाम पर्पज से लेकर बहुत ही उपयोगी माना जाता है। क्या है? द्रव्य एवं इसकी अवस्थाएं। सबसे पहले द्रव्य क्या है? द्रव्य। द्रव्य क्या होता है? ठीक है, द्रव्य। द्रव्य क्या होता है आप बताइए। जैसे कि द्रव्य, द्रव्य जो होता है यानी द्रव्य कहिए या द्रव कहिए, क्या है? द्रव्य। द्रव्य का मतलब होता है कोई चीज, पदार्थ। क्या होता है? पदार्थ। और वहीं कहिए द्रव। द्रव का मतलब होता है लिक्विड। क्या होता है? ये दोनों अलग है। द्रव और द्रव्य दोनों अलग अलग शब्द होता है। द्रव का मतलब होता है लिक्विड, ठीक है, लिक्विड। और द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, कोई वस्तु, ठीक है, ये होता है। तो वही है द्रव्य एवं इसकी अवस्था है, यानी मैटर्स एंड इट्स स्टेट के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है ये, जो कि ठीक है। चलिए इसके विषय विस्तार के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे द्रव्य। क्या देखेंगे? द्रव्य यानी पदार्थ, कहीं कहीं इसे पदार्थ भी बोला जाता है। द्रव्य की अवस्थाएं के बारे में देखेंगे। उसके बाद द्रव्य एवं भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन के बारे में देखेंगे। द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण के बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे विलय के प्रकार के बारे में देखेंगे। ठीक है, जो है द्रव्य की अवस्था है। द्रव्य की अवस्थाएं 4 प्रकार की होती है: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था और प्लाज्मा अवस्था। ठीक है, ये क्या है? 4 गो अवस्थाएं हैं। ठीक है, यानी द्रव की कौन कौन अवस्था है? ठोस अवस्था, द्रव, गैस और प्लाज्मा। ये 4 गो अवस्थाएं। लेकिन एक और अवस्था खोज दी गई है, कौन? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, जो कि इससे अभी उतना डिटेल अभी खोजा जा रहा है, लेकिन अभी तक इसमें समझ के चलिए, अभी 4 हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं द्रव की भौतिक अवस्था। द्रव का रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण को 2 भागों में बांटा गया, पदार्थ और मिश्रण में। यानी द्रव्य जो होता है पदार्थ, उसको 2 भागों में बांटा गया है। रासायनिक वर्गीकरण में कौन कौन? पदार्थ में और मिश्रण में। पदार्थ में जो होता है तत्व और यौगिक आते हैं। पदार्थ में कौन कौन आता है? तत्व और यौगिक। और मिश्रण में कौन आता है? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। कौन आते हैं मिश्रण में? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक है, अब आते हैं तत्व के बारे में। तत्व को हम लोग 3 भागों में पढ़ते हैं: धातु, अधातु, उपधातु। तत्व को कितने भागों में? 3 भागों में पढ़ते हैं। कौन कौन? धातु, अधातु और उपधातु। और वही यौगिक है। ठीक है, यौगिक कौन कौन होता है? कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। पूरा केमिस्ट्री पूरा समझ के चलिए, पूरा कार्बनिक अकार्बनिक धातु पे ही पूरा केमिस्ट्री खत्म हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं मिश्रण। क्या है? मिश्रण, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक है, अब है विलयन के प्रकार के बारे में जानेंगे। ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। कौन कौन विलयन? ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। ठीक है, अब देखते हैं। जैसे कि ये जो समांगी मिश्रण है, इसे हम लोग बोलते हैं विलयन। ठीक है, विषमांगी मिश्रण जो है कलिल अथवा कोलाइड विलयन और निलंबन होता है। विषमांगी मिश्रण कौन कौन होता है? कलिल अथवा कोलाइड और निलंबन। अब आते हैं टिंडन प्रभाव देखेंगे। उसके बाद देखेंगे ब्राउनियन गति देखेंगे। उसके बाद मिश्रण के अवयवों एवं पृथक्करण के बारे में देखेंगे। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। कह रहा है मिश्रण के अवयव का पृथक्करण। मिश्रण जो होता है उसके जो अवयव होते हैं उसके पृथक्करण के बारे में जानते हैं। ठीक है, जैसे क्रिस्टलीकरण, आसवन, वर्णलेखन, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, अवसादन अथवा निस्तारण, निस्यंदन, अपकेंद्रण। ये सब क्या है? ये मिश्रण के अवयव का पृथक्करण किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सबको, ये जो पॉइंट है उसको हम लोग डिटेल से देखेंगे क्या होता है। जैसे कि द्रव्य के बारे में जानेंगे, मैटर के बारे में। चलिए जानते हैं।
द्रव्य, मैटर पदार्थ जिसे बोलते हैं। देखिए हम लोग आम भाषा में द्रव्य को क्या बोलते हैं, पदार्थ ही पढ़ते हैं। द्रव्य यानी मैटर, ठीक है। कह रहा है ब्रह्मांड में उपस्थित वह सब कुछ जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें मास हो, क्या हो, मास हो, क्या कहलाता है, मास हो। और जो स्थान घेरता हो वो क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। यानी कोई भी वस्तु हो जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता उसे हम क्या बोलते हैं, द्रव्य कहते हैं। क्या बोलते हैं, द्रव्य कहा जाता है। अर्थात द्रव्यमान एवं आयतन युक्त प्रत्येक संरचना द्रव्य होता है। यानी जो भी आयतन हो, यानी आयतन युक्त यानी कोई जगह घेरे और क्या हो, जिसमें भार हो, वो क्या होता है, वो द्रव्य होता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। कह रहा है किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी किसी वस्तु में उपस्थित द्रव की मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। यानी कोई वस्तु है, ठीक है, उसमें उपस्थित द्रव की जो मात्रा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। तथा वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की माप उसका आयतन कहलाता है। उसका क्या कहलाता है, जो जगह घेरता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे आयतन कहा जाता है, यानी वैल्यूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वैल्यूम। जैसे जल, वायु, मृदा, सोना, कुर्सी, किताब, स्टील, कांच, ये सब क्या है, ये सब क्या है, द्रव्य है, ठीक है। यानी मानिए कि ये बोर्ड है, ये एक द्रव्य है, यानी एक पदार्थ है, ठीक है, जो स्थान घेरे, जिसका आयतन है, तो क्या हो गया, द्रव्य है, ठीक है। अब आते हैं सभी वस्तुएं द्रव्य है, जबकि अब आते हैं जैसे जबकि ऊर्जा, ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, विचार, भावनाएं आदि द्रव्य नहीं है। क्या हम अपनी भावनाएं आपको प्रकट कर रहे हैं, हम जो जो भावनाएं हैं, जो जो बोल रहे हैं, क्या इसमें कोई, इसमें क्या स्थान घेर रहा है, क्या इसमें कोई जगह आयतन खोज रहा है, कोई भार है इसमें, तो ये क्या है, ये अद्रव्य, क्या है, अद्रव्य है। क्या है, यानी द्रव्य नहीं है, अद्रव्य कहिए या द्रव्य नहीं है। जैसे प्रकाश, ऊर्जा, ध्वनि, विचार, विमर्श, जो भी करिएगा ये सब क्या द्रव्य नहीं है। अब है अगला पॉइंट कर रहा है इस विश्व की प्रत्येक वस्तु द्रव्य से निर्मित है। यानी विश्व की जितनी सारी वस्तु है द्रव्य से क्या है, निर्मित है। अर्थात वस्तु में निहित पदार्थ को ही द्रव्य कहा जाता है। यानी कोई भी वस्तु है उसमें अगर द्रव्य, वस्तु में निहित जो द्रव्य होता है पदार्थ को ही क्या बोलते हैं, द्रव्य कहते हैं, ठीक है। द्रव्य अंग्रेजी भाषा को मैटर का शब्द का और हिंदी अनुवाद जिसका कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ भी कहते हैं। यानी द्रव्य को हम क्या कहते हैं, हम लोग आम आदमी कहते हैं कि पदार्थ है ये, ठीक है। द्रव्य को क्या बोलते हैं, आम भाषा में पदार्थ भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब कह रहा है द्रव्य की विशेषताएं के बारे में देखेंगे। क्या है, द्रव्य की विशेषताएं। द्रव्य की विशेषताएं, द्रव्य का निर्माण अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। जो द्रव्य होता है उसका जो निर्माण होता है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। द्रव्य कणों के मध्य स्थान होता है। यानी जो द्रव्य होता है, जो द्रव्य होता है कणों के स्थान क्या होते हैं, वो उसमें स्थान घेरता है, ठीक है। अब है द्रव्य कण निरंतर गतिशील रहते हैं। जो भी द्रव्य कण होते हैं क्या होते हैं, गतिशील रहते हैं तथा तापमान बढ़ने पर उनकी गति अधिक तीव्र हो जाती है और उनका तापमान जो बढ़ता है उससे क्या होता है, गतिशील हो जाता है, ठीक है। द्रव्य कणों के मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है। द्रव्य कणों के मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है जो उन्हें एक दूसरे के साथ बांधे रखता है। यानी क्या करता है, द्रव्य कण के मध्य एक आकर्षण बल होता है जो क्या करता है, एक दूसरे को बांधे रहता है, एक दूसरे को जकड़े रहता है, ठीक है। वही होता है द्रव्य, क्या कहलाता है, द्रव्य कण, ठीक है। अब देखते हैं अगला पॉइंट। कह रहा है द्रव्य के विभिन्न प्रकार पदार्थ कहलाते हैं। द्रव्य के विभिन्न पदार्थ क्या कहलाते हैं, यानी सब्सटेंस पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा, मिट्टी, मोम, ये सब क्या है, पदार्थ का या द्रव्य है। यानी द्रव्य के विभिन्न प्रकार पदार्थ कहलाते हैं। द्रव्य के विभिन्न पदार्थ क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा, मिट्टी, मोम, ये सब क्या है, पदार्थ है।
अब है पदार्थों के मिश्रण से बनी विशेष गुण धर्म वाली सामग्री वस्तु कहलाती है। यानी पदार्थों के मिश्रण से कोई भी वस्तु होता है उसको मिक्स करके कोई हम लोग क्या बनाते हैं, गुणधर्म वाली सामग्री को हम क्या बोलते हैं, वस्तु कहते हैं। ये जो हमारा डिजिटल बोर्ड है ये क्या है, एक वस्तु है, कई तरह से यानी क्या बना है, पदार्थों यानी द्रव्य से मिलकर ये बना है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हमारा वस्तु है। जैसे गाड़ी, कपड़े, घर, किताब, कंप्यूटर, मेज आदि ये सब क्या है, वस्तु है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे, हम लोग देखेंगे द्रव्य की अवस्थाएं। ठीक है, अब क्या देखेंगे, द्रव्य की अवस्थाएं कह रहा है। देखिए द्रव्य की अवस्थाएं, ये फिगर के माध्यम से देखते हैं द्रव्य की अवस्थाएं। जैसे ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था और प्लाज्मा अवस्था। ठीक है, यानी द्रव की 4 अवस्थाएं होती है, कौन कौन, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा अवस्था। ठीक है, देखिए ठोस जो है यानी एक कण दूसरे कण से क्या हो रहा है, जुटा हुआ है। द्रव अवस्था जो है क्या है, यानी इसमें मानिए जल है तो बूंद बूंद करके है तो एक दूसरे को इकट्ठा करता है तो जल बनता है। गैस जो है उसके अणु अलग अलग बिखरे रहते हैं। ठीक है, अब वहीं जो प्लाज्मा होता है, जैसे लोहा को पिघला करना होता है, रवा जैसे गाढ़ा थी बना दिया जाता है, जैसे गन्ना का रस करना होता है मीठा पाक बना के, उसे बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं डिटेल से। अब देखेंगे ठोस अवस्था के बारे में जानेंगे। क्या है ठोस अवस्था, चलिए ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट कह रहा है। ठोस अवस्था में वस्तु का आकार एवं आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। यानी ठोस अवस्था में वस्तु का आकार एवं आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। जब इन द्रव्यों पर बाह्य बल लगाया जाता है तो इनमें अपना आकार बनाए रखने का गुण होता है। यानी जब इन द्रव्यों को बाह्य बल लगाया जाता है तो इनमें अपना आकार बनाए रखने का क्या होता है, गुण होता है। अर्थात इसमें नगण्य संपीड्यता का गुण होता है। इसमें क्या होता है, नगण्य संपीड्यता का क्या होता है, गुण होता है। अब ठोस वस्तुओं में अंतर आणविक स्थान कम होते हैं। यानी ठोस वस्तुओं में अंतर आणविक स्थान क्या होता है, कम होता है, जबकि इनमें अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है। लेकिन इनके मध्य अणुओं के आकर्षण बल क्या होते हैं, अधिक होते हैं। अब कह रहा है अर्थात इनका घनत्व अधिक होता है। जैसे लकड़ी, लोहे की छड़, कांच, पत्थर आदि सबकी क्या है, ये इसके घनत्व भी अधिक होते हैं और अणु के मध्य आकर्षण बल भी अधिक होता है। ठीक है, अब आते हैं द्रव। ठोस देख लिए, अब देखेंगे द्रव अवस्था। ठीक है, कौन अवस्था, द्रव अवस्था। द्रव अवस्था के बारे में देखते हैं, जिसे बोलते हैं लिक्विड। ठीक है, यानी द्रव अवस्था में पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है। यानी द्रव अवस्था में पदार्थ का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, परंतु आयतन निश्चित होता है। लेकिन देखिए द्रव अवस्था में क्या होता है, उसका आयतन क्या होता है, यानी कोई चीज़ का पानी है, ठीक है, उसको क्या करिए थाली में रख दीजिए तो क्या बन जाएगा, उसका अनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, वो पसर का पूरा पकड़ लेगा थाली में, लेकिन उसका आयतन क्या होता है, वही निश्चित होता है। जैसे कि कह रहा है कि द्रव अवस्था में पदार्थ का आकार निश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है। द्रव पदार्थ जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी आकार का ग्रहण कर लेता है। जो द्रव होता है जिस पात्र में रखिए उसी को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। जैसे द्रव्यों में अंतर आणविक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। द्रव्यों में अंतर आणविक स्थान ठोस की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है, जबकि इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम होता है। इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। और द्रव्यों में ठोसों की अपेक्षा कम घनत्व होता है। और द्रव्यों में ठोसों की अपेक्षा क्या होता है, कम घनत्व होता है। जैसे उदाहरण है जल, दूध, तेल आदि, ये सब क्या है, माने ये द्रव के हमारा उदाहरण है। जल भी द्रवावस्था में रहता है, दूध भी द्रवावस्था में रहता है, तेल भी द्रवावस्था में रहता है। जो भी चीज में रखी है उसका
यानी स्थान ले लेता है। ठीक है, अब आते हैं गैसीय अवस्था। क्या होता है? गैसीय अवस्था देख लेते हैं। कह रहा है गैसीय अवस्था में पदार्थ का आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। यानी गैसीय अवस्था में दोनों का आकार और आयतन क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। यानी देखिए गैस जो है 5 लीटर का सिलेंडर है, ठीक है, चाहे 14 लीटर का सिलेंडर आता है, उसमें 1 किलो सिलेंडर है, फिर भी वो क्या करेगा? पूरा गैस को क्या करेगा? अपने में वो नहीं क्या करता है? बिखरा रहता है, वो सब आयतन पकड़ लेता है। उसमें 14 लीटर भी भरी है तभी वो आयतन उतना ही होगा। जिसका आकार आयतन क्या दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। ठीक है, जैसे गैस जिस पात्र में रखी जाती है वे उस पात्र का आकार ग्रहण कर लेता है। यानी गैस जिस पात्र में रख दीजिए उसी पात्र में क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। गैसों में अंतराण्विक स्थान बहुत अधिक होते हैं। यानी गैस में अंतराण्विक स्थान क्या होते हैं? बहुत अधिक होते हैं। यानी बिखराव क्या होता है? बहुत अधिक होता है। इसलिए इनमें उच्च संपीड़ितता का गुण होता है। इसमें उच्च संपीड़ितता का गुण यानी हाई कंप्रेसिबिलिटी का गुण होता है। गैसों के कणों के मध्य आकर्षण बल नगण्य होता है। यानी गैसों के जो आकर्षण बल क्या होता है? नगण्य होता है। इसीलिए गैसों के अणु तीव्र गति से अनियमित गति करते हैं। यानी गैस के जो कण होते हैं क्या करते हैं? यानी देखिएगा थोड़ा सा दाबिएगा तो फुर निकलने लगता है। क्यों? उसके जो कण होते हैं तेजी से गति करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आदि। ठीक है, अब आते हैं प्लाज्मा अवस्था। क्या है? प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट यानी प्लाज्मा गैसों की आयनीकृत अवस्था है। यानी प्लाज्मा गैसों की आयनीकृत अवस्था है जिसमें धनावेशित आयनों तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। यानी प्लाज्मा गैसों की आयनीकृत आयोनाइज्ड अवस्था है जिसमें धनावेशित आयनों तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। प्लाज्मा अवस्था में गैसें विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र से अत्यधिक प्रभावित होती है। प्लाज्मा अवस्था में गैसें विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र से अत्यधिक क्या होती है? प्रभावित होती है। अब आते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कह रहा है 1920 में भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस ने द्रव की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की। यानी अभी तक हम लोग 4 अवस्थाएं देखते थे, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। लेकिन बोस-आइंस्टीन जब आए तो उन्होंने बोला गैस की 5वीं अवस्था भी होती है। कौन? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, उन्होंने इस कुछ गणनाएं की जिसके आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के रूप में द्रव्य की 5वीं अवस्था की भविष्यवाणी की। यानी कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला कि अब द्रव की 5वीं अवस्था भी रहेगी। कौन? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट वह अवस्था है जिसमें किसी गैस को लगभग परम शून्य ताप यानी 0 केल्विन अथवा -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तक शीतल करने पर परमाणुओं की मुक्त ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती है। ठीक है, यानी 0 डिग्री केल्विन यानी तक शीतल करने पर परमाणु की मुक्त ऊर्जा क्या होती है? समाप्त हो जाती है। ठीक है, वे परस्पर संयुक्त होकर एक परमाणु के रूप में प्रतीक होने लगते हैं। क्या होते हैं? परमाणु के रूप में प्रतीक होने लगते हैं। इस प्रभाव को स्थूल क्वांटम परिघटना कहते हैं और इस परिघटना को क्या बोलते हैं? स्थूल क्वांटम परिघटना कहते हैं। ठीक है, अब है 2001 में एरिक ए कॉर्नेल, वुल्फगैंग केटरले तथा कार्ल वीमैन को क्षारीय अणुओं की सांद्र गैसों में बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी किसको? एरिक ए कॉर्नेल, वुल्फगैंग केटरले तथा कार्ल ए वीमैन को क्षारीय अणुओं की सांद्र गैसों में बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिक अवस्था का नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखेंगे
द्रव की भौतिक अवस्था, द्रव की भौतिक अवस्था में परिवर्तन, यानी चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, चलिए इसके बारे में अब जानते हैं। द्रव की भौतिक अवस्था यानी पदार्थ का जो है भौतिक अवस्था नेचुरल में कैसे होता है उसका परिवर्तन देख लेते हैं। कह रहा है ताप, दाब तथा ऊर्जा यानी टेम्परेचर, प्रेशर और एनर्जी आदि बाह्य बलों के प्रभाव से द्रव्य की सभी अवस्थाओं में परिवर्तन संभव है। यानी ताप, दाब और ऊर्जा आदि के बाह्य बलों के प्रभाव से द्रव्य की सभी अवस्थाओं में क्या है, परिवर्तन संभव है। यानी कोई लकड़ी लिए हुए हैं, ठीक है, उसको ताप यानी जला दीजिए तो उसका आयतन कम हो जाएगा। ठीक है, वही बता रहा है। द्रव्य की अवस्था परिवर्तन की 6 प्रक्रियाएं हैं जो निम्न है। यानी क्या है, ताप, दाब और ऊर्जा के रूप में हम क्या कर सकते हैं, द्रव्य के क्या कर सकते हैं, उसका रूप को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे इस अवस्था को परिवर्तन के लिए हम लोग 6 नियम में प्रक्रियाएं दी गई है। चलिए देख लेते हैं 6 प्रक्रियाएं का। सबसे पहले दिया है गलन यानी मेल्टिंग। गलन प्रक्रिया, गलन प्रक्रिया जो कहता है यानी किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन को ही गलन कहते हैं। यानी कह रहा है किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में अगर हम बदल देते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गलन प्रक्रिया बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। यानी कोई ठोस पदार्थ जिस ताप पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसका वह गलनांक कहलाता है। यानी कोई भी वस्तु ठोस है, अगर उसको हम टेम्परेचर यानी ताप देते हैं वो क्या हो जाता है, वो गल जाता है यानी द्रव बन जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, गलन कहते हैं। क्या बोलते हैं, गलन, मेल्टिंग बोलते हैं। अब आते हैं वाष्पीकरण। क्या होता है, वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। क्या है, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन यानी किसी तत्व या पदार्थ का द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। यानी कह रहा किसी तत्व या पदार्थ को क्या करेंगे, पदार्थ का द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाना ही क्या कहलाता है, वेपोराइजेशन कहलाता है। जैसे कोई द्रव पदार्थ जिस ताप पर उबलने लगता है, यानी हम कोई वस्तु है क्या है, अगर कोई वस्तु ठोस है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको उबालने लग रहा है। चीनी था उसमें डाल के मैंने उसको गर्मा के मैंने उबालने लगे तो क्या लग रहा है, वो गैस का रूप धारण करने लगा है, गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगा है। ठीक है, तो वह ताप उस द्रव का क्या कहलाता है, क्वथनांक, जिसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। यानी कह रहा है वेपोराइजेशन किसी तत्व या पदार्थ का द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। कोई द्रव पदार्थ जिस ताप पर उबलने लगता है अर्थात गैसीय अवस्था में परिवर्तन होने लगता है वह ताप उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं संघनन। क्या है, संघनन, कंडेंसेशन। ठीक है, गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संघनन कहते हैं। यानी गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, संघनन कहते हैं। यह वाष्पीकरण की विपरीत प्रक्रिया है। यह वाष्पीकरण की कौन सी प्रक्रिया है, विपरीत प्रक्रिया है। वायु में उपस्थित जलवाष्प का जल बिंदुओं के रूप में परिवर्तित होना संघनन का प्रमुख उदाहरण है। संघनन कर रहा है गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में, कोई वस्तु गैस में है, ठीक है, उससे हम क्या कर रहे हैं, उसको हम द्रव अवस्था में परिवर्तित कर दे रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, संघनन कहते हैं। यह वाष्पीकरण की विपरीत प्रक्रिया है। यह वाष्पीकरण की कौन सी प्रक्रिया, विपरीत प्रक्रिया है। वायु में उपस्थित जलवाष्प, वायु में कभी कभी देखते हैं नमी आ जाती है, ठीक है, वायु में उपस्थित जलवाष्प जल बिंदुओं के रूप में परिवर्तित होना संघनन कहलाता है। कभी कभी देखते हैं कि उसके माध्यम से क्या हो जाता है, जमीन पे घास उस पर देखिएगा बूंदी बूंदी हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। संघनन के माध्यम से ही उस क्या होता है, यानी हवा में नमी की वजह से वहाँ पे नीचे जो बूंदी पकड़ लेता है उसी को बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं, संघनन। अब आते हैं हिमीकरण। क्या है, हिमीकरण अथवा जमना, फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, यानी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन ही क्या कहलाता है,
हिमीकरण अथवा जमना कहलाता है। यानी कोई वस्तु द्रवावस्था में है, उसे हम लोग ठोस अवस्था में बदल दिए, उसे हम क्या बोलते हैं? हिमीकरण या अथवा जमना कहते हैं। यह गलन की विपरीत प्रक्रिया है। यह गलन की कौन सी प्रक्रिया है? विपरीत प्रक्रिया है। जल का बर्फ में परिवर्तन अथवा जलवायु ज्वालामुखी से निकले तरल लवा का ठंडा होकर ठोस चट्टानों में परिवर्तित हिमीकरण अथवा जमने का उदाहरण है। अब कह रहा है, अब आते हैं उद्गपातन, सब लिमिटेशन क्या है? उद्गपातन के बारे में कह रहा है, किसी पदार्थ या द्रव का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसे उद्गपातन बोलते हैं। कह रहा है किसी पदार्थ या द्रव का ठोस अवस्था से, यानी कोई पदार्थ है, पदार्थ या द्रव का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे, माने क्या हो रहा है? द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? उर्ध्वपातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उर्ध्वपातन बोलते हैं। जैसे कह रहा है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड अथवा शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड अथवा शुष्क बर्फ का यानी ड्राई आइस का गैस में बदलना एवं कपूर का जलना उद्गपातन क्रिया का प्रमुख उदाहरण है। जैसे शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस और कपूर का जलना जो कि गैस बन के उड़ जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उद्गपातन बोलते हैं। ठीक है। अब आते हैं निक्षेपण। क्या है? निक्षेपण। डिपोजिशन यानी किसी पदार्थ या द्रव का गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाना। शीत ऋतु में जलवाष्प का सीधे बर्फ में परिवर्तित हो जाना निक्षेपण का प्रमुख उदाहरण है। कह रहा है निक्षेपण, डिपोजिशन यानी किसी पदार्थ या द्रव का गैसीय अवस्था से, किसी कोई पदार्थ है या द्रव है, पदार्थ या द्रव का गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। जैसे शीत ऋतु में जलवाष्प का सीधे बर्फ में परिवर्तित हो जाना निक्षेपण का प्रमुख उदाहरण। किसका उदाहरण है? निक्षेपण का प्रमुख उदाहरण है। अब है द्रव की भौतिक अवस्था में परिवर्तन, ऊर्जा मुक्त, एनर्जी आउट। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कर रहा है, चलिए द्रव का भौतिक अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, सबसे पहले है ऊर्जा मुक्त, एनर्जी डाउन हो रहा है। ठीक है, अब है सर्वोच्च ऊर्जा का स्तर देखेंगे। जैसे है प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। अगर हम प्लाज्मा को विआयनीकरण डीओनाइजेशन करते हैं तो गैस बनता है। प्लाज्मा को डीओनाइजेशन यानी विआयनीकरण करते हैं तो क्या बनता है? गैस बनता है। गैस को संघनन कंडेंसेशन करते हैं तो द्रव बनता है। गैस को संघनन करते हैं तो क्या बनता है? द्रव बनता है। अगर हम द्रव को हिमीकरण, द्रव को क्या करते हैं यानी फ्रीजिंग करेंगे तो ठोस बन जाता है। क्या बन जाता है? ठोस बन जाता है। और ठोस को अगर हम गलन यानी मिल्टिंग करते हैं तो क्या बन जाता है? द्रव बन जाता है। क्या बन जाता है? द्रव। फिर से कर रहा है, यानी ठोस को हम गलन करेंगे तो क्या बन जाएगा? द्रव बन जाएगा। द्रव को अगर हम वाष्पीकरण करते हैं यानी वेपराइजेशन करते हैं द्रव को तो गैस बन जाता है। ठीक है, अगर गैस को आयनीकरण करते हैं तो क्या बन जाता है? प्लाज्मा बन जाता है। गैस को आयनीकरण करेंगे तो क्या बन जाएगा? प्लाज्मा। ठीक है, यहाँ से एनर्जी मुक्त हो रही है और यहाँ से एनर्जी आउट हो रही है, यानी ऊर्जा निवेश हो रही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं द्रव का रासायनिक वर्गीकरण के बारे में देखेंगे। ठीक है, द्रव का रासायनिक वर्गीकरण कर रहा है। द्रव का रासायनिक वर्गीकरण, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल द्रव का यानी जो पदार्थ होता है, जो वस्तु होता है, उसका हम लोग रासायनिक जो परिवर्तन करते हैं उसके बारे में देखते हैं। कर रहा है द्रव्य, द्रव्य के रासायनिक संगठन
यानी केमिकल कॉम्पोजिशन के आधार पर इसे निम्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। यानी द्रव को रासायनिक वर्गीकरण में बताने के लिए इसे कई वर्गों में विभाजित किया जाता है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले है द्रव यानी मैटर। क्या है? द्रव मैटर। कर रहा है द्रव, ठीक है। द्रव्य को यानी पदार्थ को, द्रव को हो या पदार्थ को, उसे दो भागों में बांटा गया है, पदार्थ और मिश्रण में, ठीक है। द्रव्य को दो भागों में, पदार्थ और मिश्रण में। पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, तत्व और यौगिक। पदार्थ को कितने भागों में? दो भागों में, तत्व और यौगिक को। और मिश्रण को दो भागों में बांटा गया, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। कौन मिश्रण? समांगी मिश्रण और विषमांगी। अब जानते हैं तत्व के बारे में। तत्व में तीन भागों में बांटा गया। तत्व को कितने भागों में? तीन भाग, मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइड। यानी धातु, अधातु और उपधातु को बांटा गया तत्व को। यानी तत्व को तीन भागों में, धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक को दो भागों में बांटा गया, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। यानी यौगिक को कितने भागों में? दो भागों में, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। अब आते हैं मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में बांटा गया। मिश्रण को कितने भागों में? दो भागों में, यानी होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण जो होता है ये विलयन होता है, सोल्यूशन होता है। विषमांगी मिश्रण जो होता है कलिल अथवा कोलाइडी विलयन होता है और निलंबन होता है, ठीक है। अब आते हैं अकार्बनिक। और अकार्बनिक को तीन भागों में बांटा गया, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। यानी इसको बांटा गया है समांगी मिश्रण को, विलयन को कितने भागों में? तीन भागों, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन में, ठीक है। और वही है कलिल अथवा कोलाइड को तीन भागों में बांटा गया, चार भागों में, फोम, पायस, सोल और हाइड्रोकोलाइड। फोम, पायस, सोल और हाइड्रोकोलाइड। चलिए देखते हैं इसके बारे में। अब आते हैं पदार्थ। सबसे पहले देखते हैं सब्सटेंस पदार्थ के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं। पदार्थ के बारे में देखेंगे। कह रहा है द्रव्य के शुद्ध रूप को पदार्थ कहते हैं। यानी द्रव्य के जो शुद्ध रूप होता है, जैसे सोना में क्या होता है? शुद्ध होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। यानी इस द्रव्य का जो शुद्ध रूप होता है उसे क्या बोलते हैं? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ में सामान्यतः एक निश्चित रासायनिक संगठन यानी डिफिनिट केमिकल कॉम्पोजिशन तथा विशिष्ट गुणों की उपस्थिति होती है। जो पदार्थ होता है क्या होता है? वो पूरा तरह से शुद्ध होता है। क्या होता है? शुद्ध होता है। द्रव्य के शुद्ध रूप को पदार्थ कहते हैं। जो सामान्यतः ये क्या होता है? एक निश्चित रासायनिक संगठन तथा विशिष्ट गुणों में उपस्थित होता है। पदार्थों को रासायनिक तत्व अथवा रासायनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यानी पदार्थों को रासायनिक तत्व तथा रासायनिक यौगिक के रूप में क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है। जैसे तत्व। अब आते हैं तत्व के एलिमेंट के बारे में जानेंगे। तत्व जो है पूरा तरह से शुद्ध होता है। क्या सोना में कुछ चीज़ मिला रहता है? जब तक उसमें हम लोग कुछ मिला के तब गहना वाना बनाते हैं तो वो होता है अशुद्ध। लेकिन पूरा तरह से सोना क्या होता है? बिस्कुट के रूप में होता है, जो कि पूरा तरह से शुद्ध होता है। उससे कोई गहना वाना नहीं बन सकता है, ठीक है। अब आते हैं एलिमेंट यानी तत्व के बारे में। तत्व पदार्थ का सरलतम रूप है। तत्व जो होता है पदार्थ का सरलतम रूप है, अर्थात इन्हें भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रियाओं से और अधिक सरल संगठनों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। सरल संगठनों में क्या किया जाता है? विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होता है। तत्व जो होता है क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणु से निर्मित होता है। अर्थात किसी तत्व के प्रत्येक परमाणु का नाभिकीय आवेश, तो किसी तत्व के प्रत्येक परमाणु का नाभिकीय आवेश समान होता है। क्या होता है? समान होता है। उदाहरण है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, लोहा, कार्बन, पारा आदि। ये सब क्या है? ये क्या है? ये सब तत्व है, ठीक है। ऑक्सीजन में कोई चीज़ मिक्स नहीं होता है, खुद अकेले रहता है। हाइड्रोजन अकेले है,
लोहा अकेले होता है, कार्बन भी अकेले होता है, पारा भी अकेले होता है, उसमें कोई अलग तत्व नहीं मिला होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। अगला पॉइंट कर रहा है, यानी तत्वों का सामान्यतः धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जाता है। यानी तत्व को कितने भागों में? 3 भागों, धातु, अधातु और उपधातु में विभाजित किया गया था। अब तक 118 तत्व, यानी अब तक कितने तत्व प्राप्त किए जा सकते हैं, जा चुके हैं? 118 तत्व प्राप्त किए जा सके हैं। ठीक है, तत्व ज्ञात किए जा चुके हैं, जिनमें से 94 तत्व जो है प्राकृतिक यानी नेचुरल रूप से प्राप्त किए गए हैं। यानी 118 पूरे तत्व हैं, जिनमें से कितने तत्व? 94 तत्व क्या है? प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया गया है। ठीक है, जबकि शेष 24 तत्व वैज्ञानिक द्वारा प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया है। यानी क्या किया गया? 118 में 94 तत्व जो है प्राकृतिक यानी नेचुरल तरीके से मिला गया, और 24 जो तत्व है ये क्या किया गया? यानी बनाया गया है वैज्ञानिकों द्वारा। ठीक है, इन सभी तत्वों को रूसी रसायन विज्ञान दिमित्री मेंडलीफ, कौन है? यानी कौन? रूस के जो वैज्ञानिक थे दिमित्री मेंडलीफ 1834-1907 ईस्वी के द्वारा निर्मित आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल पर आधारित आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। क्या किया गया? यानी परमाणु क्रमांक के अनुसार इसे क्या किया गया? व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, अब आते हैं यौगिक के बारे में जानते हैं। अभी तक हम लोग तत्वों के बारे में देखे थे, जिसमें तत्वों को 3 भागों में बांटा गया, धातु, अधातु और उपधातु। अभी तक ले 118 तत्व प्राप्त मतलब ज्ञात किए जा चुके हैं, जिनमें से 24 तत्व क्या है? वैज्ञानिकों ने बनाया, और 94 तत्व नेचुरल यानी प्राकृतिक के माध्यम से मिला है। ठीक है, अब आते हैं यौगिक के बारे में। यौगिक कंपाउंड, यौगिक जो होता है यानी 2 या 2 तत्वों के मिलके जो बनता है उसे यौगिक कहते हैं। जैसे यौगिक 2 अथवा 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं। जो यौगिक होता है 2 तत्वों के मिलके या उससे अधिक तत्वों के मिलके बनता है क्या? यौगिक। ठीक है, तथा एक इकाई के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यौगिक भी तत्वों के समान शुद्ध पदार्थ होते हैं। यौगिक जो होते हैं तत्वों के समान क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं, परंतु तत्वों के विपरीत यौगिक को अधिक सरल संघटकों में विभाजित किया जा सकता है। संघटकों में क्या कहता है? विभाजित किया जा सकता है। उदाहरण है जल H2O, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन अणुओं के मध्य 2:1 क्या है? 2:1 के अनुपात में संयोजन करना। ठीक है, अब आते हैं नमक। क्या है? नमक NaCl सोडियम तथा क्लोरीन के अणुओं के मध्य 1:1 के अनुपात में संयोजन होता है। यानी नमक में क्या होता है? सोडियम और क्लोरीन के अणुओं के मध्य 1:1 के अनुपात में संयोजन होता है। ठीक है, यौगिकों को सामान्यतः कार्बनिक यौगिक तथा अकार्बनिक यौगिकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यानी यौगिक को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन? कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक में बांटा गया है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं यौगिक के बारे में। सॉरी, यौगिक देख लिए, अब देखेंगे मिश्रण, मिक्सचर जिसे बोलते हैं मिक्सचर मशीन, यानी कई सारे के मिक्स करके बनाया जाता है, वही होता है मिक्सचर। ठीक है, मिश्रण यानी अनिश्चित अनुपात में 2 या अथवा 2 से अधिक पदार्थों का ऐसा भौतिक संयोजन जिसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया न हो तथा सम्मिलित पदार्थों की मूल विशेषताओं में परिवर्तन न हो, मिश्रण कहलाता है। मिश्रण किसे कहते हैं? यानी अनिश्चित अनुपात जिसका कोई लिमिट ही अनुपात का ना हो, अथवा 2 या 2 से अधिक पदार्थों का ऐसा भौतिक संयोजन जिसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया न हो तथा सम्मिलित पदार्थों की मूल विशेषताओं में परिवर्तन न हो, मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। मिश्रण में सम्मिलित अवयवों को विभिन्न भौतिक क्रियाओं जैसे निस्यंदन, आसवन, ऊर्ध्वपातन आदि के द्वारा पुनः पृथक किया जा सकता है। यानी जो निस्यंदन, आसवन, ऊर्ध्वपातन आदि के द्वारा क्या पृथक किया जा सकता है। ठीक है, अब है मिश्रण में सम्मिलित पदार्थों की प्रकृति के अनुसार
मिश्रण के दो प्रकार के हो सकते हैं। यानी मिश्रण में सम्मिलित पदार्थों की प्रकृति के अनुसार मिश्रण को दो प्रकार में होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। यानी मिश्रण को इसमें दो भागों में बांटा गया, कौन कौन? समांगी मिश्रण और विषमांगी में, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, समांगी मिश्रण के बारे में जानते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, समांगी मिश्रण, समान, समांगी का मतलब समान, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिसमें सर्वत्र अर्थात मिश्रण के प्रत्येक भाग में सम्मिलित पदार्थों का संगठन एक समान हो। कैसा हो? एक समान हो, वो समांगी मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाते हैं? समांगी मिश्रण। इसीलिए समांगी मिश्रण को वास्तविक विलयन भी कहा जाता है। इसलिए समांगी मिश्रण को वास्तविक विलयन भी कहा जाता है। उदाहरण है जल एवं चीनी का मिश्रण, जल एवं नमक का मिश्रण आदि, ये क्या है? समांगी मिश्रण है। यानी जल एवं चीनी का मिश्रण, ठीक है, जल एवं नमक का मिश्रण, ये क्या है? समांगी मिश्रण। ठीक है, अब आते हैं विलयन, सॉल्यूशन के बारे में। विलयन वो समांगी मिश्रण ही होता है, यानी सॉल्यूशन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ये दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। विलयन में मिश्रित पदार्थों के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। यानी कह रहा है विलयन में मिश्रित पदार्थों का कण जो होता है 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ नैनो, ठीक है, होता है। इसलिए ये पदार्थ परस्पर इस प्रकार संगठित हो जाते हैं कि उन्हें बिना किसी यंत्र की सहायता से समान आंखों से देखना संभव नहीं हो पाता है। यानी हम लोग क्या समान आंखों से नहीं देख पाते हैं, किसे? 1 नैनोमीटर से जो भी रहेगा उसे नहीं देख। पहले हम लोग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स करते थे, उसमें एक एथी आता था, लेंस आता था कि उसको कोई चीज़ देखने के लिए कि बड़ा जूम करके वो बताया जाता था ऐसा करके देखो। लेकिन अब तो भाई कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदता ही नहीं है। अब है विलयन। विलयन के अवयवों को पृथक्करण की किसी यांत्रिक विधि जैसे निस्यंदन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन मुख्यतः दो प्रकार के पदार्थों का मिश्रण होता है। विलयन जो होता है मुख्यतः कितने प्रकार के? 2 प्रकार के पदार्थों का मिश्रण होता है। ठीक है, अब है विलयन। क्या है? विलायक यानी सॉल्वेंट, वह पदार्थ जिसमें अन्य पदार्थों को घोलने, क्या है? घोलने की क्षमता होती है, विलायक कहलाता है। यानी विलायक जो होता है वह पदार्थ जिसमें अन्य पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है, विलायक कहलाता है। क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। किसी विलयन में सर्वाधिक मात्रा विलायक की होती है, यानी किसी विलयन में सर्वाधिक मात्रा विलायक की होती है। किसी विलयन में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? विलायक की होती है। और विलयन के अन्य पदार्थ इसी में घुले होते हैं। और विलयन के अन्य पदार्थ क्या होते हैं? इसी में घुले होते हैं। जल H2A, एसिटिक अम्ल CH3COOH, एसीटोन CH3COCH3, बेंजीन C6H6, क्लोरोफॉर्म CHCl3, इथेनॉल CH3CH2OH और आदि विलायकों के प्रमुख उदाहरण हैं। किसके उदाहरण है? विलायकों के उदाहरण हैं। ठीक है, अब है विलेय। क्या है? विलेय। विलेय यानी सॉल्यूट, वे पदार्थ जो विलायक में घुले रहते हैं। वे पदार्थ जो विलायक में क्या होते हैं? घुले रहते हैं, विलेय कहलाते हैं। वे पदार्थ जो क्या होते हैं? वे पदार्थ जो विलायक में घुले होते हैं, विलेय कहलाते हैं। किसी विलयन में विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा कम होती है। यानी कह रहा है किसी विलयन में विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा क्या होती है? कम होती है। जल और नमक के विलयन में जल विलायक तथा नमक विलेय है। इसी प्रकार आर्द्र वायु में जल वाष्प विलेय है। जल वाष्प क्या है? विलेय है। अब आते हैं विलयन के प्रकार। ठीक है, अब देखते हैं विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी ठोस विलयन क्या है? सॉलिड विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। कौन कौन? ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। ठोस विलयन यानी कह रहा है ठोस कोई चीज जो है आयतन गिरता हो, ठोस। यानी यदि किसी विलयन में प्रयुक्त विलायक क्या है? विलायक ठोस पदार्थ हो
यदि किसी विलयन में प्रयुक्त जो विलायक है वो क्या हो, ठोस पदार्थ हो, इसे ठोस विलायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ठोस विलायक कहा जाता है। ठोस विलायक में ठोस, द्रव, गैसीय, विलेय घोले जा सकते हैं। यानी ठोस विलायक में ठोस, द्रव, गैस तीनों घोले जा सकते हैं। जैसे तांबा में टीन, एल्युमिनियम जो कि दोनों ठोस है, घोले जा सकते हैं, तांबा, ठीक है। अब है सोना में पारा, द्रव अवस्था में घोले जा सकते हैं। एल्युमिनियम सॉरी पैलेडियम में हाइड्रोजन गैस मिलाया जाता है। पैलेडियम में कौन सा गैस मिलाया जाता है, हाइड्रोजन गैस मिला दीजिए। अब आते हैं द्रव विलयन। द्रव विलयन यानी किसी विलयन में प्रयुक्त विलायक तरल पदार्थ हो तो इसे द्रव विलयन कहा जाता है। यानी कह रहा है यदि किसी विलयन में प्रयुक्त विलायक तरल पदार्थ हो तो इसे द्रव विलयन कहा जाता है। द्रव विलयन में लगभग सभी गैसें द्रव तथा ठोस विलय में घोले जा सकते हैं। द्रव विलयन में लगभग सभी गैस द्रव तथा ठोस विलयन में घोले जा सकते हैं। जैसे जल में अगर ठोस मिला दे चीनी, ठीक है, जल में ठोस मिल जाता है चीनी। जल में अगर इथेनॉल मिलाते हैं जो कि द्रव होता है। जल में अगर हम ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, मिले होते हैं, ये गैस है, ठीक है। अब आते हैं गैसीय विलयन। क्या है, गैसीय विलयन, गैसीय सॉल्यूशन। यानी यदि किसी विलयन में प्रयुक्त विलायक गैस हो तो वह विलयन गैसीय विलयन कहलाती है। कौन विलयन कहलाती है, गैसीय विलयन कहलाती है। गैसीय विलयन में कुछ निश्चित दशाओं में केवल गैसें ही घोली जा सकती हैं। क्या घोली जा सकती हैं, गैसें ही घोली जा सकती है। उदाहरण है वायु गैसीय विलयन का सर्वप्रमुख उदाहरण है। वायु जो है गैसीय विलयन का क्या है, सर्वप्रमुख उदाहरण है, जिसमें नाइट्रोजन गैस 78% विलायक की भूमिका में होती है। यानी क्या होता है, वायु में ऑक्सीजन कितना होता है, 21% और नाइट्रोजन होता है 78%, ठीक है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि गैसें विलय के रूप में होती है। किस रूप में होती है, विलय के रूप में होती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं विलयन से संबंधित शब्दावली। विलयन से संबंधित कुछ शब्दावली है, उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। कह रहा है विलयन से संबंधित शब्दावली। कह रहा है विलीयता, सोल्यूबिलिटी। विलीयता नाम है विलीयता। क्या है, विलीयता यानी सोल्यूबिलिटी यानी किसी एक यौगिक की किसी अन्य यौगिक में घुलने की क्षमता उस यौगिक की विलीयता कहलाती है। कह रहा है किसी एक यौगिक की किसी अन्य यौगिक में घुलने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक की विलीयता कहते हैं। जब एक द्रव किसी अन्य द्रव में पूर्णतः घुलने का गुण रखता है, जब एक द्रव किसी अन्य द्रव में पूर्णतः घुलने का गुण रखता है तो उन्हें मिश्रणीय कहा जाता है। क्या कहता है, मिश्रणीय कहा जाता है। इसके विपरीत जब दो पदार्थ परस्पर मिलकर किसी विलयन का निर्माण नहीं कर सकते तो उन्हें अमिश्रणीय कहा जाता है, ठीक है। सॉरी, अब देखते हैं। अब है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता क्या है, किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। कह रहा है किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। क्या कहलाती है, उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। दूसरे शब्दों में किसी विलयन की प्रति इकाई मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। क्या बोलते हैं, किसी विलयन की प्रति इकाई मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता बराबर होती है विलय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा। विलयन की सांद्रता बराबर होता है विलय की मात्रा, विलय क्या है, विलय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा, विलय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा, ठीक है। कर यानी दो विलयनों के सापेक्ष जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो, दो विलयनों के सापेक्ष जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो,
वह सांद्र विलयन तथा जिसमें विलय की मात्रा कम हो वह तनु विलयन कहलाता है। यानी कह रहा है दो विलयनों के सापेक्ष जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो वह सांद्र विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? सांद्र विलयन। तथा जिसमें विलय की मात्रा कम हो वह तनु विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? तनु विलयन कहलाता है। अब आते हैं संतृप्त विलयन। क्या है? संतृप्त विलयन यानी किसी निश्चित ताप पर जब विलयन में और अधिक विलय घोलना संभव न हो तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी कह रहा है किसी निश्चित ताप पर जब विलयन में और अधिक विलय घोलना संभव न हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन। क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। विलयन में विलय की अधिकतम संभव मात्रा उपस्थित होती है। यानी कह रहा है संतृप्त विलयन में विलय की अधिकतम संभव मात्रा क्या होती है? उपस्थित होती है। ठीक है। अब आते हैं असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड कह रहा है यानी असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब तक विलयन में अधिक विलय घोलना संभव हो, जब तक क्या हो विलयन में अधिक विलय घोलना संभव हो वह विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। यह विलयन को संतृप्त होने के पहले ही की स्थिति है। ठीक है, यह विलयन के संतृप्त होने की पहले की स्थिति है। जैसे अब आते हैं विषमांगी मिश्रण के बारे में। ठीक है, वो था हमारा यह असंतृप्त असंतृप्त। अब देखते हैं विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिसमें सम्मिलित पदार्थों का संगठन सर्वत्र एक समान नहीं होता तथा वे परस्पर अलग अलग दिखाई देते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिसमें सम्मिलित पदार्थों का संगठन सर्वत्र एक समान नहीं होता तथा वे परस्पर अलग अलग दिखाई देते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। उदाहरण है जल और तेल तथा जल और बालू का मिश्रण, जल और तेल तथा जल और बालू का मिश्रण जाता है। कलिल अथवा कोलाइड तथा निलंबन होता है। ये विषमांगी मिश्रण मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है, कलिल अथवा कोलाइड या तथा निलंबन। दो हो गया। कलिल अथवा कोलाइड के बारे में जानते हैं। कलिल अथवा कोलाइड, कलिल अथवा कोलाइड क्या है? कलिल अथवा कोलाइड यानी विभिन्न पदार्थों का वह मिश्रण जिसमें मिश्रित पदार्थों के कण एक दूसरे में सर्वत्र बिखरे रहते हैं। यानी कह रहा है विभिन्न पदार्थों का वह मिश्रण जिसमें मिश्रित पदार्थों के कण एक दूसरे में क्या होते हैं? बिखरे रहते हैं परंतु पूर्णतः मिश्रित नहीं होते हैं। क्या होता है? परंतु पूर्णतः मिश्रित नहीं होते हैं, कलिल अथवा कोलाइड कहलाते हैं। कलिल अथवा कोलाइड कहलाते हैं। कोलाइड के विभिन्न रूप अग्रलिखित हैं। कोलाइड का विभिन्न रूप क्या होते हैं? अग्रलिखित है। जैसे झाग, फोम, पायस, सॉल, एरोसॉल, ये सब क्या है? कलिल अथवा कोलाइड के उदाहरण है। ठीक है, जेल, ये सब किसका उदाहरण है? कलिल अथवा कोलाइड के। अब आते हैं निलंबन। ठीक है, वह विषमांगी मिश्रण जिसमें बड़े आकार के ठोस कण विद्यमान होते हैं। वह विषमांगी मिश्रण जिसमें बड़े आकार के ठोस कण क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं। वे द्रव्य विलयन में घुलते नहीं हैं। वे द्रव विलयन में क्या होते हैं? घुलते नहीं है, बल्कि क्या होते हैं? बल्कि मिश्रण पात्र की तलहटी में एकत्र हो जाते हैं। वो क्या होते हैं? घुलते नहीं है। क्या चल जाते हैं? जाकर किसी पानी लीजिए, उसमें मिट्टी घुलाइए, जब तक नाचेगा तब तक वो क्या रहेगा? ऊपर रहेगा। जब तक पानी शांत हो जाएगा घूमना तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? नीचे जाकर बैठ जाता है। ठीक है, बड़े आकार के कारण इन कणों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता के बिना ही देखा जा सकता है। यानी बड़े आकार के कारण इन कणों की सूक्ष्मदर्शी की सहायता के बिना ही देखा जा सकता है तथा समान फिल्टर पेपर से पृथक भी किया जा सकता है। असमान फिल्टर पेपर से पृथक भी किया जा सकता है। जैसे उदाहरण है बालू और जल का मिश्रण, वायु में धूल के कण आदि, वायु में धूल के कण आदि सब है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण। ठीक है, कोलाइडी विलयन का कुछ वर्गीकरण दिया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया कोलाइडी विलयन का स्वरूप, परिक्षिप्त अवस्था, परिक्षेपण माध्यम,
इसका उदाहरण एग्जाम्पल। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण। सबसे पहले ये द्रव, अगर कोई देखिए, ये जो परिक्षेपण माध्यम है ये अधिक मात्रा में होता है, ये जो परिक्षिप्त अवस्था है ये कम अवस्था होता है। जैसे हम लोग द्रव में जो कोई चीज़ लिक्विड ज़्यादा है उसमें हम थोड़ा सा गैस मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा, फोम बन जाएगा, झाग बन जाएगा और फेन बन जाएगा। ठीक है, जैसे साबुन का झाग, शेविंग क्रीम, सोडा वाटर आदि। जैसे पेप्सी, आप देखते होंगे पेप्सी जो होता है उसमें क्या होता है, लिक्विड डाला रहता है। ठीक है, उसके उसमें रहता है लिक्विड। जब तक उसे हम लोग ठंडा करते हैं तो क्या होता है, उसका स्वाद आता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाता है तो स्वाद भी रहता है। जब वो वहीं ठंडापन हट जाता है तो क्या लगता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, हट जाता है तो स्वाद भी बेस्वाद हो जाता है, यानी उसका कोई स्वाद नहीं लगता है। जैसे ठंडा कोला यानी पेप्सी कोला, ये सब क्या है, ये हमारा द्रव में गैस मिला होता है, द्रव में गैस मिला रहता है। ठीक है, अब आते हैं ठोस में गैस को मिलाते हैं तो ठोस झाग बनेगा। ठोस में अगर हम लोग गैस मिलाते हैं तो क्या बनता है, केक बनेगा, ब्रेड बनेगा, प्यूमिस बनेगा, प्यूमिस पत्थर आदि बनता है। ठीक है, अब है गैस में द्रव मिला देते हैं, गैस में द्रव मिलाए एरोसॉल बनता है। गैस में क्या मिलाते हैं, द्रव मिलाते हैं कोई चीज देखिए तो क्या बनेगा, एरोसॉल, यानी इसका उदाहरण हो जाएगा धुंध। ठीक है, ये धुंध जो होता है गैस होता है, उसमें धुआं वहाँ जाता है तो एक धुंध कोहरा बन जाता है। ठीक है, कोहरा हो गया, बादल हो गया, ये सब क्या हो गया, ये गैस में द्रव मिला है। गैस में क्या मिला है, द्रव मिला है। अब है द्रव में अगर द्रव मिला देते हैं, ठीक है, तो पायस बनता है। द्रव में द्रव मिलाते हैं तो क्या बनता है, पायस बनता है। जैसे दूध में, ठीक है, दूध में पानी मिला दीजिए, क्रीम, मक्खन, जल में तेल आदि, ये सब क्या है, द्रव में द्रव है। ठीक है, अब आते हैं ठोस में द्रव मिला दीजिए। ठोस में अब द्रव मिला दीजिए। ठोस में जब द्रव मिलाइएगा तो जेल बनेगा। कोई चीज़ ठोस है उसमें द्रव मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, दही बनेगा, चीज बनेगा यानी पनीर बनेगा, जेली बनेगा, जूतों की पॉलिश आदि, ये सब बनता है ठोस में द्रव मिलाते हैं तो। ठीक है, जैसे यानी दही है उसमें दूध डाल दीजिए तो फिर वो दूध बन जाएगा, लेकिन वो खट्टापन रहेगा, लेकिन वो क्या बन जाएगा, दूध की जैसा। और पनीर बनाए, दूध से पनीर बन जाता है। ठीक है, अब आते हैं गैस में ठोस मिलाते हैं तो ठोस एरोसोल बनेगा। जैसे धुआं, धूल कण आदि, ये सब क्या है, गैस में ठोस मिल जाता है। देखते हैं धुआं में बोलता है आँख मूंद लो, उसमें धूल, आँख में धूल पड़ जाएगा, यानी कीचड़ उचड़ पड़ जाएगा, वही जो खरपतवार होता है। अब आते हैं द्रव में ठोस मिला देते हैं तो क्या बनता है, सॉल बनता है। द्रव में ठोस जब मिलाते हैं तो सॉल बनता है, यानी जैसे रंग, पेंट, कोशिका, तरल, स्याही आदि। ठीक है, अब आते हैं ठोस में ठोस मिलाते हैं। ठोस में स्रोत मिलाते हैं, ठोस सॉल बनता है। जैसे मिश्र धातुएं, रंगीन कांच, रत्न, मणिक पत्थर आदि, ये सब क्या है, ठोस में ठोस मिलाते हैं तो ठोस सॉल बनता है। ठीक है, अब आते हैं, अब ये हो गया, हम लोग देखेंगे इसी को थोड़ा सा देखिए, यहाँ इसी के बारे में जानते हैं। गैस में गैस मिलाते हैं, गैस में गैस मिलाते हैं, गैस में गैस मिलाते हैं तो क्या बनेगा, गैस में गैस बनाएंगे तो वायु बनेगा। क्या बनेगा, वायु। ठीक है, आओ ठोस में, हाँ, गैस में गैस हो गया, ठोस में ठोस बनाते हैं। ठोस में ठोस जब डालते हैं तो क्या बनेगा, कोई चीज़ ठोस है, ठोस में ठोस बनाएंगे तो रत्न बनेगा। रत्न, मिश्र धातुएं, मिश्र धातुएं बनेगा। द्रव में द्रव बना डालते हैं तो क्या बनेगा, जैसे मक्खन, पनीर, दही, पनीर, ये सब क्या है, सब इसका उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे देखिए द्रव में द्रव, दूध, क्रीम, मक्खन, जल में तेल,
सब ठीक है, द्रव में द्रव हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं टिंडल प्रभाव के बारे में। टिंडल प्रभाव क्या है? टिंडल प्रभाव जब प्रकाश किसी कोलाइडी विलयन अथवा छोटे कणों वाले निलंबन से होकर गुजरता है, यानी जब प्रकाश किसी कोलाइडी विलयन अथवा छोटे कणों से वाले निलंबन से होकर गुजरता है तो मिश्रण में उपस्थित कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है और प्रकाश पुंज दिखाई देने लगता है। क्या दिखाने लगता है? प्रकाश पुंज दिखाई देने लगता है। इसे बिल्स टिंडल प्रभाव प्रकीर्णन कहते हैं। क्या बोलते हैं? बिल्स टिंडल प्रकीर्णन कहते हैं, ये कहा जाता है। अब प्रकाश के प्रकीर्णन की मात्रा प्रकाश की आवृत्ति तथा मिश्रण के कणों के घनत्व तथा आकार पर निर्भर करती है। ठीक है, यानी कह रहा है टिंडल प्रभाव। ठीक है, यानी जब प्रकाश किसी कोलाइडी विलयन अथवा छोटे कोणों वाले निलंबन से होकर गुजरता है, कोलाइडी विलयन और छोटे कोणों वाले निलंबन से होकर गुजरता है तो मिश्रण में उपस्थित कोणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। प्रकाश का क्या हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाता है, स्कैटरिंग हो जाता है और प्रकाश पुंज लाइट बीम दिखाई देने लगता है। लाइट बीम क्या होता है? दिखाई देने लगता है। इसे बिल्स टिंडल प्रभाव प्रकीर्णन भी कहा जाता है। क्या कहता है? बिल्स टिंडल प्रकीर्णन, बिल्स टिंडल प्रकीर्णन भी कहा जाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन की मात्रा प्रकाश की आवृत्ति तथा मिश्रण के कणों के घनत्व तथा आकार पर निर्भर करती है। यानी कह रहा है, यानी प्रकाश की जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति तथा मिश्रण के कणों का जो घनत्व होता है तथा आकार पर निर्भर करती है। नीले प्रकाश की आवृत्ति अधिक होने के कारण, नीले प्रकाश की आवृत्ति अधिक होने के कारण क्या हो जाता है? यह सबसे अधिक प्रकीर्णित हो जाता है, जबकि सबसे कम आवृत्ति वाला लाल प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णित होता है। यानी कह रहा है, यानी नीले प्रकाश की आवृत्ति अधिक होने के कारण क्या होता है? सबसे अधिक प्रकीर्णित हो जाता है। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा बिखराव हो जाता है, जबकि सबसे कम आवृत्ति वाला जो लाल प्रकाश होता है सबसे कम अधिक प्रकीर्णित होता है। सबसे कम प्रकीर्णित यानी सबसे ज्यादा बिखराव होता है। ठीक है, अब है टिंडल प्रभाव। कौन प्रभाव? टिंडल प्रभाव क्या है? टिंडल प्रभाव के उदाहरण। टिंडल प्रभाव यानी अंधेरे कमरे अथवा घने जंगल में प्रकाश पड़ने पर प्रकाश पुंज के मार्ग में उपस्थित धूल कण चमकते हुए दिखाई देते हैं। हमें घरों में हम लोग देखे हैं, यानी कोई चीज़ खिपड़ा फूट जाता है तो उसमें से जो लाइट आता है, जो जमीन पर जाता है, तो उसके बीच में जो धूल कण आपको दिखते हुए नजर आएंगे। ठीक है, अब इस सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर द्वारा पर्दे पर प्रकाश पुंज डालने पर उसके मार्ग में उपस्थित धूल कण के कण क्या होते हैं? चमकते दिखाई देते हैं। ठीक है, अब ब्राउनियन गति के बारे में जानते हैं। कौन गति? ब्राउनियन गति। कौन गति? ब्राउनियन गति। कह रहा है किसी तरल में निलंबित कण निरंतर अन्य गतिमान कणों से टकराकर अनियमित गति करते रहते हैं। यानी किसी तरल में निलंबित कण निरंतर अन्य गतिमान कणों से टकराकर अनियमित गति करते रहते हैं, जिसे ब्राउनियन गति अथवा अनियमित गति कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? ब्राउनियन गति अथवा अनियमित गति कहते हैं, जिसे जिंग जैंग मोशन भी कहते हैं। अनियमित गति का मतलब होता है जिंग जैंग मोशन, जिंग जैंग मोशन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मिश्रण तथा यौगिक में अंतर। मिश्रण और यौगिक में अंतर के बारे में देखते हैं। मिश्रण और यौगिक में अंतर, डिफरेंट बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। अब आते हैं मिक्सर और यौगिक कंपाउंड। ठीक है, दोनों में अंतर देख लेते हैं। कह रहा है मिश्रण में, मिश्रण से इसके संगठन पदार्थों को भौतिक विधियों जैसे निस्यंदन, वाष्पन, ऊर्ध्वपातन आदि के द्वारा पृथक किया जा सकता है। यानी कह रहा है मिश्रण से इसके संगठक पदार्थों को भौतिक विधियों से निस्यंदन, ऊर्ध्वपातन आदि के द्वारा पृथक किया जा सकता है। ठीक है, जबकि यौगिक में, यानी किसी यौगिक में इसके अवयव को भौतिक विधियों के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। यानी भौतिक विधियों के द्वारा क्या कर सकते हैं? पृथक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब है
मिश्रण में इसके संगठक पदार्थों के सभी गुण पाए जाते हैं। मिश्रण में जो होता है इसके संगठक पदार्थों के सभी गुण पाए जाते हैं, जबकि यौगिक में इसके गुणों के संगठक तत्व से भिन्न होता है। संगठक तत्व से क्या होता है? भिन्न होता है, यानी अलग अलग होता है। ठीक है। मिश्रण के निर्माण में ऊर्जा जैसे उष्मा, प्रकाश इत्यादि के रूप में न तो शोषित होती है और न ही मुक्त होती है। कौन? मिश्रण। जबकि यौगिक होता है, यौगिक के निर्माण में प्रायः ऊर्जा उष्मा, प्रकाश इत्यादि के रूप में या तो शोषित होती है या तो मुक्त होती है। ठीक है, यौगिक में। अब आते हैं मिश्रण। फिर से मिश्रण में कह रहा है मिश्रण का संगठन अनिश्चित होता है। मिश्रण का जो संगठक होता है क्या होता है? अनिश्चित होता है, अर्थात इसमें सम्मिलित अव्यय किसी भी अनुपात में हो सकता है। इसमें सम्मिलित जो अव्यय होता है किसी भी अनुपात में हो सकता है। और यौगिक जो होता है, यौगिक का संगठन निश्चित होता है। यौगिक में सम्मिलित तत्व द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में होता है। किस रूप में होता है? द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में होता है। अब मिश्रण का गलनांक, क्वथनांक एवं घनत्व आदि निश्चित नहीं होता है। यानी मिश्रण का गलनांक, क्वथनांक एवं घनत्व क्या होता है? आदि निश्चित नहीं होता है। और यौगिक का गलनांक, क्वथनांक एवं घनत्व क्या होता है? निश्चित होता है। अब है विलयन। यदि समांग मिश्रण है को छोड़कर से सभी मिश्रण प्रायः विषमांग होते हैं। समांग मिश्रण के सभी क्या होता है? विषमांग मिश्रण होता है। सभी यौगिक समांग होते हैं। सभी यौगिक क्या होते हैं? समांग होते हैं। मिश्रण में 2 या 2 से अधिक प्रकार के अणु होते हैं। यानी मिश्रण में 2 या 2 से अधिक प्रकार के क्या होते हैं? अणु हो सकते हैं। और यौगिक में एक ही प्रकार के अणु पाए जाते हैं। मिश्रण में 2 या 2 से अधिक अणु पाए जाते हैं, जबकि यौगिक में एक ही प्रकार के अणु पाए जाते हैं। मिश्रण का कोई निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता है और यौगिक का एक निश्चित रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है। मिश्रण का घनत्व संघटक पदार्थों के घनत्व का औसत होता है, जबकि यौगिक का घनत्व संघटक पदार्थों के घनत्व से भिन्न होता है और साथ ही यह अव्ययी पदार्थों के घनत्व का क्या होता है? औसत नहीं होता है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण, यानी सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। ठीक है, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण। मिश्रण जो होता है उसके जो अवयव होते हैं उसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। करा मिश्रण में सम्मिलित संघटक अवयवों को विभिन्न भौतिक विधियों के माध्यम से पृथक किया जा सकता है। विभिन्न भौतिक विधियों के माध्यम से क्या किया जाता है? पृथक किया जा सकता है। मिश्रण में अवयवों को पृथक्करण की प्रमुख विधियाँ होती है। मिश्रण की क्या होती है? प्रमुख विधियाँ होती है। मिश्रण पृथक्करण की विधियाँ। मेथड ऑफ सेपरेशन मिक्सचर। करा क्रिस्टलीकरण, आसवन, वर्णलेखन, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, अवसादन अथवा निस्तारण, निस्यंदन, अपकेंद्रण। ठीक है, ये सब क्या है? मिश्रण के जो पृथक्करण की जो विधियाँ वही है। जैसे क्रिस्टलीकरण आसवन विधि द्वारा, वर्णलेखन विधि अलग करते हैं, वाष्पीकरण द्वारा अलग करते हैं, ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग करते हैं, अवसादन द्वारा या निस्तापन द्वारा अलग करते हैं, निस्यंदन द्वारा करते हैं, अपकेंद्रण द्वारा करते हैं। चलिए अब इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे क्रिस्टलीकरण के बारे में, क्रिस्टलीकरण के बारे में। ठीक है, चलिए पहला कह रहा है क्रिस्टलीकरण, यानी यह किसी मिश्रण से ठोस विलय को पृथक करने की विधि है। यह जो क्रिस्टलीकरण जो होता है यह किसी मिश्रण से ठोस विलय को पृथक करने की क्या है? विधि है। मिश्रण को गर्म करने पर उसमें उपस्थित विलय पदार्थ रवेदार पदार्थ के रूप में पृथक हो जाते हैं। किस रूप में? रवेदार पदार्थ के रूप में पृथक हो जाते हैं और अशुद्धियाँ विलयन में ही शेष रह जाती है। और अशुद्धियाँ कहाँ रह जाती है? विलयन में ही शेष रह जाती है। उदाहरण है समुद्री जल से नमक का निर्माण। अब है आसवन विधि, डिस्टिलेशन, यानी इस विधि से 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न क्वथनांकों यानी बॉइलिंग पॉइंट वाले पदार्थों के मिश्रण को उबाल कर उनमें उपस्थित विभिन्न घनत्व वाले द्रव्यों को पृथक किया जा सकता है। यानी आसवन जो होता है इस विधि से 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न क्वथनांकों बॉइलिंग पॉइंट वाले पदार्थों के मिश्रण को उबालकर उनमें उपस्थित विभिन्न घनत्व वाले द्रव्यों को पृथक किया जा सकता है। अब निम्न क्वथनांक वाले द्रव्य का वाष्पीकरण शीघ्र तथा उच्च क्वथनांक वाले द्रव्य का वाष्पीकरण धीमा होता है। क्या होता है?
धीमा होता है। दोनों द्रव्यों को वाष्पों को संघनित करके उन्हें शुद्ध रूप में एकत्र कर लिया जाता है। शुद्ध रूप में क्या कर लेता है? एकत्र कर लिया जाता है। उदाहरण है कच्चे तेल से ईंधन के विभिन्न रूपों का पृथक्करण। कच्चे तेल से ईंधन के विभिन्न रूपों का पृथक्करण, अल्कोहल निर्माण, साबुन निर्माण उद्योगों में स्पेंट लाई, ग्लिसरॉल का शोधन आदि आसवन की विभिन्न प्रक्रिया है। आसवन की क्या है? विभिन्न प्रक्रिया है। प्रभाजी आसवन, वाष्प आसवन और सरल आसवन आदि। ठीक है, प्रभाजी आसवन, वाष्प आसवन, सरल आसवन और आदि होता है। ठीक है, अब आते हैं वर्ण लेखन। क्या है? वर्ण लेखन। क्या है? वर्ण लेखन। क्रोमेटोग्राफी। वर्ण लेखन विधि की खोज मिखाइल स्वेट ने की थी। वर्ण लेखन विधि की खोज मिखाइल स्वेट ने की थी। इस विधि का प्रयोग भिन्न भिन्न अवशोषण क्षमता वाले तथा एक ही विलायक में घुलनशील विलेय पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है। कर रहा है वर्ण लेखन। वर्ण लेखन विधि की खोज मिखाइल स्वेट ने की थी। इस विधि का प्रयोग भिन्न भिन्न अवशोषण क्षमता वाले तथा एक ही विलायक में घुलनशील विलेय पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है। उदाहरण है प्राकृतिक रंगों तथा डाई से वर्णकों का पृथक्करण। यानी प्राकृतिक रंगों तथा डाई से वर्णकों का पृथक्करण। ठीक है, अब आते हैं वाष्पीकरण। क्या है? वाष्पीकरण। कोई चीज का गर्माते रहिए, हाई टेम्परेचर पर वाष्पीकरण होता जाएगा। इवेपोरेशन, यानी इस विधि से किसी द्रव विलयन में घुलित ठोस विलेय को पृथक किया जाता है। द्रव विलयन को गर्म करने पर उसमें उपस्थित द्रव विलायक का वाष्पीकरण हो जाता है तथा ठोस पदार्थ नीचे बैठ जाता है। ठोस पदार्थ क्या हो जाता है? नीचे बैठ जाता है और जो लिक्विड होता है वो उड़ जाता है। ठीक है, अब है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेटेशन। इस विधि से किसी मिश्रण से उन पदार्थों को पृथक किया जा सकता है जो गर्म करने पर क्या हो सकता है? उड़ जाता है। यानी क्या हो सकता है? गर्म किए बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। किस रूप में? गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया से प्राप्त वाष्प को शीतल करके ठोस रूप में शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर लिया। शुद्ध पदार्थों को क्या कर लेता है? प्राप्त कर लिया जाता है। जैसे कपूर, शुष्क बर्फ, आयोडीन, नैप्थलीन आदि का पृथक्करण। शुष्क बर्फ आदि, कपूर, आयोडीन नमक, नैप्थलीन और आदि पृथक्करण। अब है अवसाधन एवं निस्तारण। अवसाधन और निस्तारण के बारे में जानते हैं। अवसाधन और निस्तारण कह रहा है अवसाधन एवं निस्तारण विधियों का प्रयोग भिन्न भिन्न घनत्व वाले पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है। कह रहा है अवसाधन एवं निस्तारण विधियों का प्रयोग भिन्न भिन्न घनत्व वाले पदार्थों को क्या करने के लिए? पृथक यानी अलग करने के लिए किया जाता है। जब किसी द्रव मिश्रण को कुछ समय के लिए स्थिर छोड़ दिया जाता है तो मिश्रण के और अघुलनशील पदार्थ बर्तन की तली पर एकत्र हो जाते हैं। बर्तन की तली पे क्या हो जाते हैं? बैठ जाते हैं। ठीक है, यह प्रक्रिया अवसाधन कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवसाधन कहलाती है। तथा ऊपर द्रव को पृथक कर लेना निस्तारण कहलाता है। और क्या कहलाता है? ऊपरी द्रव को पृथक करके निस्तारण कहलाता है। उदाहरण है तेल व जल के मिश्रण से दोनों पृथक करना, धातु शोधन के द्वारा द्रवित शुद्ध लोहा प्राप्त करना आदि। यानी तेल व जल के मिश्रण से दोनों को पृथक करना, धातु शोधन के द्वारा द्रवित शुद्ध लोहा प्राप्त करना आदि। अब आता है निस्यंदन। यानी निस्यंदन विधि का प्रयोग किसी तरल मिश्रण से घुलनशील ठोस पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है। करा निस्यंदन। निस्यंदन विधि का प्रयोग किसी तरल मिश्रण से अघुलनशील ठोस पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में मिश्रण को एक छनित्र से प्रवाहित किया। छनित्र से क्या किया जाता है? प्रवाहित किया जाता है, जिससे द्रव तो प्रवाहित होकर दूसरी ओर निकल जाता है, परंतु बड़े कणों वाला निलंबित ठोस पदार्थ छनित्र से न प्रवाहित हो पाने के कारण पृथक हो जाता है। क्या हो जाता है? पृथक हो जाता है। उदाहरण है गंदे जल का शुद्धिकरण। गंदे जल का शुद्धिकरण। अब है अपकेंद्रण। क्या है? अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रण।
यानी जब किसी तरल मिश्रण को तीव्र गति से घुमाया जाता है, जब किसी तरल मिश्रण को तीव्र गति से घुमाया जाता है तो केंद्र से बाहर की ओर प्रभावी अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण अधिक घनत्व वाले पदार्थ केंद्र अथवा अक्ष से दूर मिश्रण के पात्र की परिधि पर एकत्र हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एकत्र हो जाते हैं तथा कम घनत्व वाले पदार्थ केंद्र अथवा अक्ष के समीप एकत्र हो जाते हैं। उदाहरण है दूध से मक्खन निकालना, दूध से मक्खन निकालना, रक्त व मूत्र के परीक्षण के लिए विभिन्न संघटकों का पृथक्करण करना। कर अपकेंद्रण, जब किसी तरल मिश्रण को तीव्र गति से घुमाया जाता है तो केंद्र से बाहर की ओर अप्रभावी अपकेंद्रीय बल के प्रभाव को कम प्रभाव के कारण अधिक घनत्व वाले पदार्थ केंद्र अथवा अक्ष से दूर मिश्रण के पात्र की परिधि पर एकत्र हो जाते हैं तथा कम घनत्व वाले पदार्थ केंद्र अथवा अक्ष के समीप एकत्र हो जाते हैं। उदाहरण है दूध से मक्खन निकालना, रक्त व मूत्र के परिरक्षण के लिए विभिन्न संघटकों का पृथक्करण आदि होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, वन लाइनर, चलिए देख लेते हैं। अब कह रहा है पायस एक कोलाइड होता है। पायस कैसा होता है? एक कोलाइड होता है। कैसे? द्रव में द्रव जो होता है, दूध मक्खन मलाई जो होता है द्रव में द्रव होता है, जिसे हम लोग पायस बोलते हैं। कोलाइड विलयन कौन होता है? पायस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कौन सा मिलान नहीं है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। कैला कह रहा पहला अलवणीकरण। ठीक है, अलवणीकरणीय क्या होता है? समुद्री जल, ये जो कि सही है। ठीक है, समुद्री जल जो होता है अलवणीकरणीय होता है। प्रतिलोम प्रसारण, ये जो पेयजल होता है, प्रतिलोम प्रसारण जो होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस जो होता है, क्या होता है? पेयजल होता है, यानी रिवर्स पिया जा सकता है। विकृतीकरण जो होता है, ड्यूटेरेशन जो होता है प्रोटीन होता है, ये भी सही है। और पश्चुरीकरण जो होता है चाय, ये गलत है। देखिए चाय को हम क्या कर सकते हैं? बार बार गर्म करके नहीं पी सकते हैं, वो जहरीला होते जाता है। जितना एक बार ठंडा हो गया फिर से कोई सोचे कि उसको गर्म करके पिए तो ये जहरीला हो जाता है। ठीक है, पश्चुरीकरण जानते हैं किसको किया जाता है? दूध को किया जाता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ताकि कुछ दिन तक वो चल सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब है द्रव्य में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? कौन है? पारा। यानी द्रव्य में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? कौन है? पारा। ठीक है, अब है रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ वस्तुतः क्या होता है? क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। यानी रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ वस्तुतः क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अब है आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को पृथक किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा। कह रहा है आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन के पृथक किया जा सकता है। किसके द्वारा? ऊर्ध्वपातन द्वारा। किसके द्वारा किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन के द्वारा। अब अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जा सकता है। किसके द्वारा? ऊर्ध्वपातन द्वारा। अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। अशुद्ध कपूर को शुद्ध किसके द्वारा किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन के द्वारा। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि? यानी कोई भी आग लगल है, उसमें सोचिए है कि पेट्रोल में अब पानी डाल के बुझा दे तो क्या बुझेगा? नहीं। यानी कह रहा है क्योंकि क्या होता है? जल एवं पेट्रोल अघुलनशील है। पेट्रोल और जल क्या है? अघुलनशील है। पेट्रोल जल पर ऊपरी परत बना लेता है। जो पेट्रोल होता है जल के क्या होता है? पानी नीचे चल जाता है, पेट्रोल ऊपर आ जाता है, जो क्या हो जाता है? अघुलनशील होता है, अतः जलता रहता है। पेट्रोल क्या होता है? जलता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व है? ठीक है, इसमें देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इसमें कौन सा मूल तत्व? हीरा जो है मूल तत्व होता है। हीरा बहुत कठोर तत्व होता है। यह हीरा जो होता है क्या होता है? सबसे ज्यादा कठोर अकार्बनिक पदार्थ होता है। कौन? धातु। कौन है? हीरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है यानी क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। किसमें होता है? एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। एक मिश्रण से पदार्थों को क्या करने? अलग करने में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन।
10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है। यानी कह रहा है किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है। बिलियन की सांद्रता कहलाता है। क्या कहलाता है। बिलियन की सांद्रता। अब 11 नंबर क्वेश्चन का निलंबन कणों का आकार कैसा होता है। कैसा होता है। 10 का पावर माइनस 5 सेंटीमीटर 5 से 10 का पावर माइनस 7 सेंटीमीटर के बीच में होता है। निलंबन कणों का आकार कैसा होता है। 10 का पावर माइनस 5 से 10 का पावर माइनस 7 सेंटीमीटर के बीच में होता है। ठीक है। अब 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यानी दूध से मक्खन निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। किसका किया था। अपकेंद्रण विधि। यानी दूध से मक्खन निकालने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है। अपकेंद्रण विधि का प्रयोग। किसका किया था। अपकेंद्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदले पानी का उपचार फिटकिरी से करते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। अस्कंदीकरण। यानी कोई भी गंदे पानी का जो फिटकिरी की प्रक्रिया से साफ किया जाता है उससे हम लोग क्या कहते हैं। अस्कंदीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं। अस्कंदीकरण कहते हैं। अब माइका क्या है। माइका क्या है। उष्मा का एक चालक तथा विद्युत का कुचालक होता है। माइका जो होता है अदरक ये उष्मा का चालक होता है विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है। कुचालक होता है। अब अगला क्वेश्चन है 15 नंबर एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है। ऊर्ध्वपातन। यानी ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन। कोई चीज़ ठोस है उससे हम लोग गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है। ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहलाता है। ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन 16 नंबर कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है। कौन सा होता है। गैस में द्रव। गैस में द्रव। कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी विलयन होता है। गैस में द्रव होता है। यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। कल का अगला चैप्टर होगा द्रव्य की परमाणु संरचना। क्या होगा। द्रव्य की परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है।